नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है और उस मौके पर सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां पर श्रद्धांजलि सभा होगी, साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद यहां पर आपको भी बता दें, श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, यहां पर तस्वीरें सीधी आ रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सभी नजर आ रहे हैं। जी, आज चौथी पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की और इस मौके पर सदैव अटल जो कि उनकी समाधि है वहां पर उन्हें याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वे इस समय सदैव अटल पर उपस्थित हैं। अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनका स्मरण किया जा रहा है और 4 साल हो गए हैं अटल जी को गए हुए और बीजेपी हर दिन उनकी कमी महसूस करती है। यही कारण है कि जितने बड़े नेताओं के भाषण होते हैं या जितने बीजेपी के बड़े कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में अटल जी को याद किया जाता है, उनकी बातों को याद किया जाता है और कहा जाता है कि किस तरह से जब वो 6 साल प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले लगातार विपक्ष की अगुवाई करते रहे, उन्होंने लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए किस तरह से काम किया, किस तरह से वो ये कहते थे कि दिल जो है वो बड़ा होना चाहिए, शख्सियत बड़ी होने से सिर्फ काम नहीं चलता है। और यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कामकाज का, उनके 6 साल के प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज का लगातार बीजेपी जिक्र करती है। पार्टी के वो पहले प्रधानमंत्री थे और अटल जी जो अपनी वाकशैली के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी उस शैली को भी बीजेपी के नेता महसूस करते हैं कि किस तरह से उनकी कमी अब महसूस की जा रही है। और आज चौथी पुण्यतिथि है, 4 साल उनके गए हुए हो गए हैं, इसलिए आज उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सीधी तस्वीरें आ रही हैं सदैव अटल जो समाधि स्थल है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर पहुंचे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री पहुंचे हैं, राष्ट्रपति पहुंची हैं, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अखिलेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आपने बताया जिस तरह से कि बीजेपी याद करती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, एक बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे बीजेपी के और उनकी जो शैली है उससे पूरा देश वाकिफ है और प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा देश उन्हें किस तरह से याद करेगा। जब वो संसद में बोलते थे, कवि हृदय उनका सबने देखा है और किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, किस तरह की शख्सियत रही हैं। यहाँ पर हम उन तस्वीरों के जरिए उनको श्रद्धा सुमन सभी दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। देखिए, आज भी जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर जो मुख्य सड़क है उससे गांव तक जाने की जो सड़क है वो पक्की हो चुकी है। तो ये अटल जी को इस तरह से याद किया जाता है कि ये उन्हीं की देन है कि देश के जो हजारों लाखों गांव हैं वो मुख्य धारा से, मुख्य सड़कों से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए ये उपलब्धि भारत ने हासिल की। इसके अलावा कई बड़ी उपलब्धियां उनके 6 साल के कार्यकाल में भारत के इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें कि भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर पोखरण में चाहे न्यूक्लियर टेस्ट करना हो या इसके अलावा करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटानी हो, जिसमें कि एक तरह की निर्णायक जीत भारत ने हासिल की थी। दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो चेहरा है उसको उजागर किया था कि किस तरह से वो आतंकवादियों के भेष में अपने सैनिकों को भेजकर भारत की भूमि पर कब्जा करना चाह रहा था और भारत ने उसकी इन कोशिशों को नाकाम कर दिया था। तो ये उनके खाते में दर्ज है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर आप सड़कों का जो जाल बिछा है वो उनके खाते में जाता है। आधारभूत ढांचा भारत का, उसको बढ़ाने में अटल जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। विनिवेश के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए और जो ऐसी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उन्हें निजी हाथों में बेचा, जिससे कि रोजगार का और पूंजी का सृजन हुआ। ये सारी उपलब्धियां उनके खाते में जाती है। इसके अलावा ये भी उनके खाते में जाता है कि बड़े लंबे अवधि तक उन्होंने देश में गठबंधन सरकार चलाई, कई अन्य सहयोगी दलों को साथ लिया और ये चला करके दिखाया एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए कि बहुमत आपके पास चाहे ना हो लेकिन फिर भी आप अन्य पार्टियों को जो कि आपसे विचारधारा में सहमत ना हो उन्हें आप साथ लेकर के सरकार चला सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं और लोगों को परिणाम भी दे सकते हैं।
तो ये सारी बातें अटल जी के खाते में जाती हैं और तमाम तरह की जो बातें उनके कार्यकाल में 6 साल में हुई हैं उन्हें भी बीजेपी याद करती है, बताती है किस तरह से कि बीजेपी के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं दिल्ली में सदैव अटल जो समाधि स्थल है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर आज चौथी पुण्यतिथि के मौके पर उस अवसर पर आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां आधे घंटे में 2 हमले हुए, 2 जगहों पर यह आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने बडगाम और श्रीनगर में ग्रेनेड फेंका। बडगांव के चदूरा इलाके में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से यह हमला किया। इसमें करण कुमार सिंह नाम का एक नागरिक घायल हुआ है, उसकी हालत स्थिर है। इसके कुछ देर बाद ही श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काट ली थी। आगे बढ़ते हैं। अब खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां एक बड़ा हादसा अब टल गया है, लेकिन जितने दिन पानी बांध में रहा सबके जहन में 42 साल पहले गुजरात में मोरबी के हादसे की कहानी कौन रही थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 लोग मारे गए थे। विपक्ष के मुताबिक 25,000 लोग वहां पर मरे थे। इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा गया था, लेकिन थी तो ये एक मानवीय त्रासदी ही। धार में भगवान का, एक तरीके से कह सकते हैं ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। उन्नीस में भी वो 11 अगस्त का ही दिन था। 2022 में भी 11 अगस्त को ही डैम में लीकेज की खबर आई। फर्क सिर्फ इतना था कि 11 अगस्त 1979 में मोरबी में जल सैलाब ने मौका नहीं दिया, अपने साथ हजारों जिंदगियां बहा ले गई। मिनटों में शहर शमशान बन गया। लेकिन 11 अगस्त 2022 को ऑपरेशन कारम के किरदारों ने हादसे के मुंह से जिंदगियों को खींच लिया। आजादी के जश्न में ये सम्मानित हुए, जिसमें एक थे बिहार के संजय कुमार भारती। बिना रुके, बिना थके 3 दिनों तक ये पोकलेन मशीन चलाते रहे, जिससे पानी को रास्ता मिले। अपने जान जोखिम में डाल के भाई अपना कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी पूरे एरिया अपना बचना चाहिए। बहुत कठिनाई, मतलब न सोना, रात दिन 24 घंटा एक किए हुए थे हम लोग। कभी खाने का कोई ठीक नहीं, काम पर था कि जितना जल्दी पानी को हम लोग बाहर निकालें साइड से। कारम नदी में इन सिपाहियों के अलावा 3 कैबिनेट मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला जुटा था। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी। 3 दिन आते ही चट्टानें रास्ता रोक रही थीं, जिससे निबटने बारूद बिछाने की भी प्लानिंग हो गई थी। पर हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से ये हमने कट किया है, इतना ही पानी उधर निकल रहा है, क्योंकि पानी का भाव उधर से आवक कम होगी, तो हम जल्दी इसको हमारे लेवल पर लाने की कितना है? 5 MCM से कम के बाद या 10 MCM सोचा? 15 MCM पानी है। हाँ। तो हम निरंतर एक MCM करेंगे, तो आज या कल में हम अच्छी सफलता पे जाएंगे। अगर बारिश न हुई तो दोनों फ्लैंक्स खुल गए हैं अब। हाँ, दोनों ब्लास्टिंग एक्सपर्ट भी आए हैं क्या? वो भी आए हैं ना, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। उधर भोपाल के वल्लभ भवन में शुक्रवार से ही तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात 2 से 3 बजे तक सिचुएशन रूम में बैठते, फिर तड़के से ही रणनीति बनती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी पल पल की जानकारी भेजी जा रही थी। तय हुआ कि बांध के पानी को बाईपास बनाकर ही खाली किया जाएगा। जो रणनीति बनी वो ये बनी कि अंततः बांध को खाली करना चाहिए, और खाली एकदम ना हो, क्योंकि पाल तोड़ के अगर पानी निकाला जाता, एक साथ पानी का निकलना
कई गांवों में तबाही मचा सकता था। और इसलिए ये तय किया कि बाईपास चैनल बना के पानी निकाला जाए, क्योंकि जो रणनीति थी कहां से कट करें, एक तरफ पहाड़ी, उसको ध्यान में रखते हुए कि वहां से कट करेंगे तो एक तरफ से पाल कटेगी नहीं क्योंकि पहाड़ी है, चट्टान है, और दूसरी तरफ से धीरे धीरे कटती जाएगी। एक साथ बहुत सा पानी बाहर नहीं निकलेगा और पाल टूटेगी नहीं। 3 दिनों में ऑपरेशन कारम के तमाम किरदारों की मेहनत से गुरुवार को जो 15.49 एमसीएम पानी था वो रविवार रात 2.93 एमसीएम बचा, यानी खतरा पूरी तरह टल गया। ऑपरेशन कारम में कई उतार चढ़ाव थे, कई दिक्कतें भी थी। विंध्याचल रेंज की पहाड़ी पर बने कारम डैम में 2018 में ही 8 गांव समा गए थे। इस बार हादसे की चपेट में 18 गांव आ सकते थे। पहली सरहद पर भांडखो गांव के 100 परिवार पहाड़ी पर चले गए, लेकिन यहाँ भी बरसात में परिवार को पानी से बचाने से लेकर खाने तक की दिक्कत थी। फिक्र खेतों में खड़ी मक्का, सोयाबीन और कपास की भी थी, साथ रह रहे मवेशियों की भी। बहुत बुरा नुकसान होगा सर, हमारा जमीन भी खुदा जाएगी, हमारी कपास भी चला जाएगा, मक्का भी चला जाएगा। जमीन नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये सब तो खोदा जाएगी डैम में, और बिना पानी की खेती रहेगी तो बरसात में पकेगी, उनाले में तो कुछ पक नहीं सकते, गाँव में बोए नहीं सकते हैं। और जो मवेशी वगैरह वो सब आप लोग ऊपर ले आए हैं? हाँ, जो हमारे पक्षी है, और बैल है, बकरा बकरी सब ऊपर ले आए हम। हाँ, अनाज तो नीचे है, पुलिस वाले नीचे जाने नहीं देते, ऊपर भगा देते, छुपा छुपा के लाते हैं। अभी जमीन भी चली जाएगी, ऐसे पहाड़ नदी सरे के पत्थर निकल आएंगे, हमारी मट्टी हट्टी तो कुछ भी नहीं रहेगी हमारी जमीन में। कई बूढ़े बुजुर्ग चढ़ नहीं सकते थे, उनके परिवार की अपनी मुश्किल। बसंती बाई के 7 बच्चे, बूढ़ी सास और खाने को कुछ नहीं बचा था। क्या रात में खाना वाना नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या हुआ था रात में? भूखे सोए थे? भूखे सोए थे, क्या करें, बिजली भी नहीं है, नहीं ये अंधेरा। अभी माँ भी साथ में, माँ को भी सोला है, एक माँ को वहाँ ननंद का घर पहुँचवाया, अभी को उठा के वहाँ बेडअप ले गए था, तो रोटी नहीं खा, हमारे से रोटी नहीं खा पाओगे? रोटी भी नहीं। गेहूं वगैरह अभी मिला क्या आप लोगों को? ये तो अभी हमारा घर से सुधारी रहे, अब आटा पीटा नहीं है, क्या करेगा, गट्टे में पीस के खाएंगे। और ऊपर क्यों नहीं जा रहे? अगर पानी वानी आ गया तो डर, तो ऊपर भी जाना तो वापस आना पड़ेगी नहीं, ढोर डंकर भी हमारा बच्चे भी संभालना पड़ा, छोटा छोटा बच्चा है। खैर, अब सारे लोग गांव लौट आए हैं, फसल को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इस साल कारम डैम से 42 गांव के 10,500 हेक्टेयर में बने खेत लहलहाने वाले थे, उसमें देरी हो गई, करोड़ों पानी में बह गए, लेकिन मोरबी को मध्य प्रदेश में टाल दिया गया। धार से कैमरा पर्सन रिजवान खान, अमीन शाह और साबिर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में अब जल्द ही आपको महिलाएं ठीक ठाक संख्या में टैक्सी चलाते हुए दिखाई दे, तो कोई बिल्कुल हैरान मत होइएगा, चौंकिएगा मत। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त कैब ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना शुरू की है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में जल्द ही वो समय आ सकता है जब आप कैब या टैक्सी बुक करें और टैक्सी चलाने वाला पुरुष नहीं बल्कि महिला हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त टैक्सी ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना शुरू की है, जिसमें उनको मुफ्त में टैक्सी या ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बने। ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं अलग अलग कारणों से टैक्सी ड्राइविंग सीखना चाहती हैं। कोई अपना घर चलाना चाहती है, कोई अपने घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग करना चाहती है, तो कोई खुद अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। घर में आपके कमाने वाला है कौन, कैसे परिवार कैसे है? सास है, हस्बैंड है, एक बच्चा है और मैं हूँ। तो सब काम करते हैं। सब काम करते हैं, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ना चाहते हैं हम, देश की महिला आगे बढ़ रही है तो हम भी आगे ही बढ़ेंगे। हाँ, कि सबको आगे रहना चाहिए, लड़कियों को तो खासकर आगे रहना ही चाहिए, क्योंकि हमें करना जरूरी है। मेरा घर में मेरा ससुर पैरालाइज है। अच्छा। और मेरा हस्बैंड महीने में 10-12 हजार रुपए कमाते हैं, तो 2 बच्चे हैं, कैसे घर चलाए। तो आपको लगता है कि हमें भी करना जरूरी है, घर में बैठ के क्या करें, 2 बच्चे तो पाल नहीं सकते इतने से कमाई में। तो ये कहते हैं कि नहीं, पुरुष ही सब जगह पे है, हम कहते हैं कि नहीं, महिलाएं भी अब कंधे से कंधे मिला के चले, चाहे वो कोई सी भी ही लाइन हो,
जरूरी नहीं है कि नहीं हर किसी क्षेत्र में। हमें भी चाहती हूँ कि नहीं अपनी एक अलग पहचान। कुछ ऐसी हैं जो जिनका घर नहीं चल रहा, वो चाहती हैं कि मैं भी कमाऊंगी, तो दोनों ही चीजें हैं। हाँ। कि अपनी घर की आर्थिक सहायता मतलब कि आर्थिक मदद के लिए भी किया जा सकता है ये भी। हाँ। और प्लस अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रति महिला ट्रेनिंग का खर्चा करीब 8,300 रुपए है। इसका 50% दिल्ली सरकार उठाएगी, जबकि 50% कैब एग्रीगेटर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी इसी दौरान मदद की जाएगी, हालांकि उसके लिए पैसे चुकाने होंगे। उसका आधा खर्चा जो है दिल्ली सरकार देगी और आधा खर्चा जो है वो एग्रीगेटर जो ब्लू स्मार्ट वाले हैं उठाएंगे, और ट्रेनिंग के तुरंत उपरांत ये इनको रोजगार मिल जाएगा सर। करीब 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए ट्रेनी महिला ड्राइवरों का पहला बैच शुरू हो गया है और फिलहाल कम से कम 1,000 महिलाओं को टैक्सी ड्राइविंग ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जल्द ही दिल्ली में अब वो समय आता हुआ दिख सकता है जब आपको अपनी सोच और समझ थोड़ी बदलनी पड़ सकती है। क्या बदलनी पड़ सकती है? वो ये कि अगर ड्राइवर है तो पुरुष ही होगा और आपको उसको भैया करके या सर करके ही बात करनी होगी। हो सकता है जल्दी वो समय भी आ जाए जब आप कैब बुक करें, आप टैक्सी हायर करें और आपको दीदी करके, मैडम करके बात करनी पड़ जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में अगले 6 महीने में ओमिक्रॉन वैक्सीन आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि डीसीजीआई की मंजूरी के बाद ही भारतीय बाजार में ओमिक्रॉन वैक्सीन आएगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। I would guesstimate that we could have a vaccine in 6 months or thereabouts. It's based on the Indian regulators, how quickly they allow us to produce that. The trials with Novavax are underway in Australia as we speak, and probably by November or December, we should be in a position to even apply to the US FDA for that, for the US. Whether we have to do a separate clinical trial in India is yet to be decided. Our teams are talking to the government officials in the coming weeks, and we hope to have a vaccine by the end of this year or the latest, the first quarter of next year. I think this vaccine is important as a booster because although the new variant may not be causing a lot of hospitalizations, it is very serious if you get it. It's like a very, very bad case of the flu, like symptoms that you get, fever, body ache, your throat, and various other symptoms. So it is, in my opinion, important to boost with that vaccine whenever it gets approved and is available.